दोस्तों, मैं जितेंद्र सर एकता टेक्निकल कोचिंग और सरस्वती प्राइवेट ITI की ओर से आज चुंबकीय पदार्थों के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। और प्रिय मित्रों, इस आज के टॉपिक से प्रत्येक टेक्निकल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ से देखते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उस चुंबकीय पदार्थ होते हैं कई प्रकार के। नंबर 1 जो होता है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। फिर होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसके बाद होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको लौ चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। इसके बाद होता है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको पराचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब इन्हीं चारों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यहाँ पहला है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है, और इसी को एक दूसरी भाषा में एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। मतलब जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसी के भी उत्क्रम। लौ चुंबकीय पदार्थ में चुंबक बहुत तीव्रता से चिपकती है, जबकि डाईमैग्नेटिक मटेरियल में चुंबक बहुत तीव्रता से न चिपक करके उसमें चिपकती ही नहीं है, चुंबक का गुण होता ही नहीं है। अगला पॉइंट है, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, इसकी खोज नील नामक वैज्ञानिक ने फ्रांस में की थी। अगला है, इन पदार्थों की रिलेटिव चुंबकशीलता है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। रिलेटिव चुंबकशीलता का मान सदैव इकाई से कम होता है। जो चुंबक में नहीं चिपकते हैं इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कह सकते हैं, जो म्यूआर होता है इसका वैल्यू म्यूआर का वैल्यू जो होता है हमेशा इकाई से कम होता है। म्यूआर जो है इकाई से कम होता है। ये पॉइंट परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, कोयला, रबर और बिस्मिथ है, मतलब पत्थर है, और सल्फाइड है, क्लोराइड है, पारा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, और गोल्ड है, और जिंक है, अर्जेंटम है, इसको चांदी कहते हैं। तो ये सब पदार्थ जो हैं इसमें चुंबक के चिपकने का मतलब गुण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ, अब इसमें क्या है, इन पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से कुछ अधिक अथवा बराबर होती है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसकी चुंबकशीलता जो होती है वो इकाई से कुछ अधिक होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता इकाई से कुछ अधिक या इकाई के बराबर होती है। यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि जो म्यू होता है इसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू 1 से कुछ अधिक, जबकि पैरा में आप लोगों ने पढ़ा था, मतलब डाईमैग्नेटिक मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा था, जो म्यू आर का वैल्यू है, जो रिलेटिव चुंबकशीलता है उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। जबकि इसमें जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इसमें म्यू आर का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों, जैसे लिखते हैं PT नमन, NaMaN, तो ये हो गया आपका मैग्नीज, ये हो गया सोडियम, ये हो गया एल्युमिनियम, ये हो गया प्लेटिनम, और ये P से हम लोग ले सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके माध्यम से भी इसको याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसमें लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौ चुंबकीय पदार्थ। नंबर 1 है, इस प्रकार के पदार्थों की चुंबकशीलता, जो रिलेटिव चुंबकशीलता होती है म्यू आर, सैकड़े से अधिक होती है। ये कभी कभी म्यू आर आपको इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा, म्यू आर का वैल्यू जो है ये 3 बार लगा होगा और यहाँ पर 1 लिखा होगा। इसका मतलब है 1 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 1 से बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक हम नहीं कह सकते, 1 से बहुत अधिक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इसकी चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। इसमें दोस्तों पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाले केवल 3 ही
ही पॉइंट होते हैं। नंबर 1 यहाँ से ये चुंबकशीलता इसकी पूछता है, ये वैल्यू, और इसके ये 3 जो पॉइंट हम बता रहे थे वो आयरन पूछता है, कभी निकल तो कभी कोबाल्ट। इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ फेनिको लिख लीजिए आप, फेनिको, FENICO, इस प्रकार से फेनिको लिखा। तो ये तो हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसी के द्वारा हम कह सकते हैं ये आयरन भी है। इस्पात या आयरन का यही सिंबल होता है Fe, और इसी के द्वारा हम कह सकते हैं ये हेडिंग बन जाएगी आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसी के द्वारा हम आयरन कह सकते हैं, ये लिखा है। ये हो गया आपका निकेल, यहाँ लिखा है। ये हो गया आपका कोबाल्ट। तो इसको फेनिको से भी मतलब याद किया जा सकता है। अगला आगे, हाँ एक पॉइंट और है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका लूप नहीं बनता है। आगे जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जिसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, इसका जो BH लूप होता है ये वर्गाकार, BH लूप को चुंबकीय वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब BH लूप वर्गाकार मतलब ये होगा कैसा, वर्गाकार होगा। इसकी कंडीशन कैसी होती है देख लीजिए। BH लूप हमेशा इस प्रकार से चतुर्थांश के अंदर बनता है। इसमें बोला गया है कि BH लूप इसका जो होता है वो वर्गाकार होता है। आपको वर्गाकार हम बना करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से चतुर्थांश बनेगा, और यहाँ से इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऐसे बनेगा, इस प्रकार से ये बनता है, ये मिला रहेगा, यहाँ ऐसे होगा। तो इसका जो चुंबकीय लूप होगा यहाँ पर होता है आपका H, इस साइड में होता है H, जिसको चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता कहा जाता है, और इधर होता है आपका B, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बी का जो वैल्यू मात्रक होता है जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी होता है, या टेस्ला होता है, और इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, H के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस साइड में जैसे हम चतुर्थांश बनाते हैं, इनको याद कैसे रखेंगे कि हम X किधर रखेंगे, H किधर रखेंगे, तो इसको भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको याद रखना है। जैसे इस प्रकार से ये चतुर्थांश बनाए, तो ये होता है आपका X अक्ष, X जैसा ही आपका H बन रहा है, तो इसको याद रखेंगे कि X अक्ष पर H को रखा जाता है, और इधर होता है आपका Y। अब एक ही यहाँ से बचा हुआ है, B बचा है, तो B का उल्टा अल्फ़ाबेट में देखेंगे Y होता है, B का उल्टा Y होता है, तो B का उल्टा Y होता है, तो Y के स्थान पे B रख देंगे, X के स्थान पे H रख देंगे, क्योंकि X H के जैसा ही दिखता है लगभग। ठीक है, तो इसी के अंदर यहाँ पर ग्राफ बना लिया जाता है, और इसी ग्राफ को चुंबकीय वक्र या फिर BH लूप भी कहा जाता है। जो लौह पदार्थ होते हैं उसका BH लूप जो होता है वर्गाकार होता है। याद रखेंगे दोस्त, वर्गाकार BH लूप होता है लौह चुंबकीय पदार्थों का। अब है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, इसको पराचुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल पराचुंबकीय पदार्थ। इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1000 से भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक होता है जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इस प्रकार के पदार्थों का केवल एक ही उदाहरण होता है जिसको फेराइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नंबर 1, अगला नंबर है फेराइट एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। इसकी चुंबकशीलता लौह पदार्थों से उच्च होती है। जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं, लौह पदार्थों की होती है लगभग सैकड़े में या सैकड़े से कुछ अधिक, और इसकी होती है 1000 से बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पराचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण फेराइट है। यही एक एग्जाम्पल इसका होता है, और ये इकलौता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फेराइट किस चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है, तो इसको फेरी मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, या पराचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो पराचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण निम्न में क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है, तो फेराइट होता है। अब फेराइट का उपयोग देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा फेराइट का ही उपयोग किया जाता है वर्तमान टाइम में। तो यहाँ फेराइट जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है यहाँ पर विद्युत रोधक इंसुलेटर के रूप में। जो खम्भों पर इंसुलेटर जो लगाए जाते हैं विद्युत सेवा के लिए, उसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और माइक्रोचिप जो मोबाइल में मेमोरी जो लगती है, चिप लगती है, वो कंप्यूटर की जो चिप होती है वो सभी बनाए जाते हैं। आइसोलेटर बनाए जाते हैं, और कई क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है। फेराइट का उपयोग माइक्रो एवं सूक्ष्म तरंग रेडियो अथवा वीडियो तरंग ट्रांसफार्मर के क्रोड में, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाँ आगे देख लीजिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड में जिनका उच्च आवृत्ति पर प्रचालन किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है ट्रांसफार्मर के क्रोड में, तो ऐसे ट्रांसफार्मर जिसकी फ्रिक्वेंसी जो एफ होती है, एफ का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जो एच जेड हर्ट्ज होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की जो आवृत्ति होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। जिन ट्रांसफार्मरों की आवृत्ति या जिन मोटर हों, ट्रांसफार्मर हों, अल्टरनेटर हों, जिनको अधिक फ्रिक्वेंसी पर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, उसका क्रोड सदैव फेराइट का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें चुंबक का गुण बहुत ज़्यादा होता है। वास्तव में ये एक कुचालक पदार्थ है, परंतु इसमें चुंबक का गुण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, उच्च आवृत्ति पर चलने वाले मोटर जनयंत्र आदि के क्रोड फेराइट से निर्मित किए जाते हैं। विमान में उपयोगी जनयंत्र 400 हर्ट्ज, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जो विमान में जनरेटर जो उपयोग में लाया जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। दोस्तों याद रखेंगे, ये 400 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है, 400 हर्ट्ज। ये भी मैं बता गया हूँ, जो मोटर होता है जो उच्च आवृत्ति पर चलता है उसका क्रोड जो है फेराइट का बना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला, जो 400 हर्ट्ज पर विमान में जो उपयोग में लाया जाता है उसका क्रोड भी फेराइट का ही बना होता है। फेराइट का बीएच लूप आयताकार होता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था, जो लौ मैग्नेटिक मटेरियल जो थे उनका बीएच लूप जो था वो वर्गाकार था। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बताए थे बीएच लूप वर्गाकार था, यहीं कहीं लिखे थे, ये देखो लिखा है। जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं इसका बीएच लूप वर्गाकार होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं जो मतलब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है, या पराचुंबकीय पदार्थ हैं, इनका बीएच लूप जो है वो आयताकार होता है। तो ये बीएच लूप बनेगा कैसा, देख लीजिए दोस्तों, बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया था, इस साइड में आपका एच रहेगा, इस साइड में आपका बी रहेगा, और यहाँ पर आयताकार बनाने के लिए कुछ ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है, ऐसे होता है, ये आयताकार है, इस प्रकार से रहेगा, ये आयताकार है, तो ये फेराइट का बीएच लूप होता है। तो चुंबक का गुण, जिन पदार्थों में चुंबक का गुण ज़्यादा होता है उन पदार्थों का बीएच लूप उतना ही चौड़ा होता है। जिन पदार्थों में चुंबक का गुण बहुत कम होता है, ये चुंबकशीलता कम होती है, जिन चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कम होती है उनका बीएच लूप सकरा होता है। आगे देखते हैं, अगला है, फेराइट का क्यूरी तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से सदैव अधिक होता है, परंतु परिवर्ती नहीं होता है। फेराइट का परावैद्युत, यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है, फेराइट का परावैद्युतांक 10 से 12 होता है। अगला है, फेराइट विद्युत हानि अत्यंत निम्न होती है। फेराइट की जो परावैद्युत हानि होती है वो बहुत कम होती है, और फेराइट की जो प्रतिरोधकता है 10⁵ ओम सेंटीमीटर से ऊपर होती है। फेराइट भंगुर, कठोर तथा हल्का होता है। अगला पॉइंट है, जिस वैद्युत उपकरण के क्रोड में फेराइट का उपयोग किया जाता है उस मशीन का आकार छोटा हो जाता है। अगला है, फेराइट द्विसंयोजी धातु, 2 प्रकार की धातु से निर्मित होता है, जैसे निकेल। यहाँ दोस्तों ये भी याद रखने के योग्य है क्वेश्चन कि फेराइट जो है वो बनता कैसे है। यहाँ पर 2 प्रकार की धातुओं को मिक्स करके फेराइट को बनाया जाता है, इसको द्विसंयोजी धातु कह सकते हैं। जैसे निकेल जिंक मिला दिए, मैग्नीशियम मिला दिए, निकेल एल्युमिनियम मिला दिए, निकेल कोबाल्ट मिला दिए, इन सभी से फेराइट का निर्माण होता है, परंतु वास्तव में ये कुचालक होता है। कुचालक होते हुए भी इसकी चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है। अगला है, फेराइट का क्रोड, फेराइट का उपयोग क्रोड की भांति फ्लक्स प्रवाह बढ़ाने में किया जाता है। अगर आगे देखिए दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ, यहाँ मृदु चुंबकीय पदार्थ जो 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदु चुंबकीय पदार्थ होता है, एक कठोर चुंबकीय पदार्थ होता है। जो मृदु चुंबकीय पदार्थ हैं या मृदु जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, लौ, मिश्र धातु, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर की क्रोड, मोटर की क्रोड वगैरह ये सब बनाने में किया जाता है। CRGO ये बनाने की कला है, ये भी मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। निकेल, लौ तथा अन्य मिश्र धातु और मृदु फेराइट
फेराइट दो प्रकार का होता है, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट फेराइट जो है मृदु चुंबकीय पदार्थ के उपयोग में लाया जाता है। मृदु चुंबकीय पदार्थों का एक गुण होता है, इसमें जब हम धारा सप्लाई देते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्वतः ही बहुत तीव्रता से उत्पन्न होता है। जैसे ही हम विद्युत सप्लाई को काट देते हैं, जो कॉइल पे विद्युत मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब इससे चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है या विद्युत सप्लाई जैसे बाइंडिंग की गई ट्रांसफार्मर के ऊपर, जब उसमें सप्लाई नहीं रहेगी या काट दी जाएगी तो उसमें चुंबक का गुण सदैव के लिए मतलब ख़त्म हो जाता है। जब पुनः उसको आवेशित किया जाएगा धारा सप्लाई दे करके तो चुंबक का गुण पुनः उसमें आ जाता है। मतलब जब धारा सप्लाई देते हैं तो चुंबक का गुण आ जाता है, जब धारा सप्लाई हटा लेते हैं तो चुंबक का गुण हट जाता है। और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें यदि कठोर चुंबकीय पदार्थों का क्रोड बना करके और उसके ऊपर कोई कुंडली लगा करके उसमें यदि धारा प्रवाहित करवा दी जाएगी तो उसमें चुंबक का गुण आ जाएगा और वह सदैव के लिए उसमें स्थायी हो जाता है, जब तक कि कठोर चुंबकीय पदार्थों को या तो पीटने दिया जाए या फिर उसको गर्म बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर पर गर्म न कर दिया जाए। जब तक ये क्रियाएं नहीं की जाएंगी कठोर चुंबकीय पदार्थों में चुंबक का गुण नहीं जाता है। परंतु इसमें चुंबक का गुण जो मृदु चुंबकीय पदार्थ होते हैं चुंबक का गुण अस्थायी होता है। हम अस्थायी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जब सप्लाई देते हैं तो चुंबक का गुण आ जाता है, जब सप्लाई हटा लेते हैं तो चुंबक का गुण चला जाता है। अगला देखिए, कठोर चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कार्बन इस्पात होते हैं, टंगस्टन इस्पात होते हैं, कोबाल्ट इस्पात होते हैं, क्रोम इस्पात होते हैं, एल्निको होते हैं। एल्निको की ही दोस्तों ट्रेन की पटरियाँ बनाई जाती हैं और जो ट्रेन का चक्का होता है रेलगाड़ी का उसके चक्के के ऊपर ढाल लगाया जाता है एल्निको का। ये बहुत कम घिसने वाली धातु है, इसलिए इसका उपयोग या इसको हम कह सकते हैं कि ये कठोर चुंबकीय पदार्थ है और इसमें चुंबक का गुण एक बार अगर आ जाए तो ये जल्दी से ख़त्म नहीं होता है या स्वतः ही ख़त्म नहीं होता है। अगला है कठोर फेराइट। मृदु फेराइट में चुंबक का गुण आकर के ख़त्म हो जाता है और जबकि कठोर चुंबकीय पदार्थ में चुंबक का गुण आ गया तो ये ख़त्म नहीं होता है। आगे एक दोस्तों नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन तेल। इसके बारे में शायद ही है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सिलिकॉन तेल है, ठीक है, इसको सिलिकॉन ऑयल के नाम से भी जानते हैं, कोई अन्य नहीं है भाई, देख लीजिए इसको, यही नाम है सिलिकॉन ऑयल। इसका उपयोग भी बहुत दैनिक जीवन में किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इससे अपरिचित हैं। देखिए दोस्तों, सिलिकॉन नंबर 1 है इसमें, सिलिकॉन तेल ट्रांसफार्मर तेल के समान स्वच्छ तरल पदार्थ होता है। अगला पॉइंट है, सिलिकॉन तेल विद्युत रोधी तरल पदार्थ होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का तेल विद्युत रोधी होता है। अगला पॉइंट है, सिलिकॉन तेल 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। अगला है, सिलिकॉन तेल का रंग मतलब रंगहीन पानी के रंग जैसा होता है। सिलिकॉन तेल का फ्लैश पॉइंट या दमक बिंदु 315 से 323 मतलब 315 से 323 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है इसका फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों याद रखना, ट्रांसफार्मर के तेल का फ्लैश पॉइंट जो है दमक बिंदु 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। और जो सिलिकॉन तेल है इसका फ्लैश पॉइंट ये है 315 से 323 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, सिलिकॉन तेल का दमक बिंदु खनिज तेल के दमक बिंदु से उच्च होता है। खनिज तेल का मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ सिलिकॉन तेल का अगर देखा जाएगा तो 315 है। देखिए दोस्तों, लगभग दुगने का आसपास इसमें डिफरेंस है। 315 से 323 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब इसमें फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब है जब इसका परीक्षण किया जाता है तो एक निश्चित जैसे 33 kV पर ट्रांसफार्मर के तेल का परीक्षण किया जाता है तो उस मतलब ट्रांसफार्मर तेल के परीक्षण टैंक में तेल की नमूने को रख करके जब विद्युत सप्लाई को मतलब 33,000 वोल्टेज पर पहुंचाते हैं तो उसमें एक मिनट तक तेल में मतलब विद्युत धारा सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। 1 मिनट के बाद उसमें यदि फ्लैश उत्पन्न होता है या आर्क उत्पन्न हो जाता है तो उसी को फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। यदि 1 मिनट से पहले अगर उत्पन्न हो गया तो ट्रांसफार्मर का तेल अच्छा नहीं है, ठीक है, या कम विद्युत रोधी है, उसमें नमी है, इस प्रकार की पोजीशन होती है। आगे, सिलिकॉन तेल का उपयोग सोलर पैनल की सोलर सेलों में किया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि सोलर पैनल जो बनाए जाते हैं, जो सोलर प्लेटें हैं सौर ऊर्जा वाली, उसमें मतलब किस तेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, सिलिकॉन तेल का उपयोग किया जाता है। हाँ, एक और उपयोग है जो यहाँ पर लिखा नहीं है,
जो दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। जैसे कि जो लेडीज़ का मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स का सामान आता है, क्रीम है और मतलब बहुत सारे सामान हैं, लिपस्टिक वगैरह, ये सब इनमें भी सिलिकॉन तेल का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आप शेयर जितना से ज़्यादा करवाएंगे उतना ही हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा।